और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, आत्मघाती हमले में 10 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही 15 लोगों के घायल होने की खबर है। काबुल एयरपोर्ट के गेट के बाहर ये बड़ा धमाका हुआ है। आत्मघाती हमले का शक जताया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है। 3 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं इस हमले में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काबुल एयरपोर्ट के गेट पर यह बड़ा धमाका हुआ है, आत्मघाती हमला, जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर है। 15 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल बन चुका है, क्योंकि हजारों की तादाद में लगातार लोग वहां पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो अफगानिस्तान के चंगुल से छूट जाए और दूसरे देश में जाकर शरण ले ले। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट पर यह आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर है, 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। हालांकि वहां पर क्या कुछ स्थिति है, इसकी और जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आईएसआईएस पर आत्मघाती हमले का शक जताया जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने इस बम धमाके की पुष्टि की है। तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, यही काबुल एयरपोर्ट, किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना है। हजारों की तादाद में लोग यहां पर जुटे हुए थे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को अभी तक भारत और दूसरे देशों में एयरलिफ्ट किया जा चुका है। आदित्य राज कॉल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, क्या कुछ अपडेट? 10 लोगों की मौत की खबर है। जी, ये करीबन 1 घंटे पहले ब्लास्ट हुआ है काबुल एयरपोर्ट के बाहर। हमारे जो सूत्र भारत सरकार में भी हैं, उन्होंने भी इसकी पुष्टि की है, जो निगरानी रखे हुए हैं काबुल की सिक्योरिटी पर भी, कि क्या कुछ वहां पर घट रहा है। अमेरिका में पेंटागन जो है रक्षा विभाग, उन्होंने भी, उसके जो प्रेस सेक्रेटरी हैं जॉन कर्बी, उन्होंने भी कंफर्म किया है और कहा है कि बम ब्लास्ट हुआ है और कैजुअलिटीज हैं, लेकिन पुष्टि नहीं कर सकते कितनी कैजुअलिटीज हैं। तो अफरा तफरी का माहौल है। हमें बताया जा रहा है कि 10 लोगों की मृत्यु हो गई है और 15 से ज्यादा वहां पर घायल हैं। इसमें 3 अमेरिकी ट्रूप्स भी हैं जो घायल हुए हैं, और पहले से ही इंटेलिजेंस था अमेरिका के पास भी, नेटो के पास भी और बाकियों के पास, कि आइसिस खोरासान प्रोविंस, इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस जो है, अटैक कर सकता है। ये तालिबान को भी पता था, और तालिबान ने तभी अपने बद्री 313 फोर्स, जो उनका स्पेशल फोर्स टास्क फोर्स है, वो भी वहां पर लगाया हुआ था। और साथ ही अमेरिकी ट्रूप्स भी थे, ब्रिटिश ट्रूप्स भी थे, और नेटो के फोर्सेस भी वहां लगे हुए हैं तैनाती से। हजारों की तादाद में लोग वहां से बाहर जा रहे हैं, बाहर के मुल्कों में शरण लेने के लिए। कैजुअलिटीज और मृत्यु जो है लोगों की हुई है, वो बढ़ भी सकती है, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल है। और देखिए, सरकार वहां नहीं है, इसलिए पुष्टि नहीं हो पा रही। वहां पर गृह मंत्रालय अभी नहीं है, या फोर्स पूरी तरीके से ऐसे नहीं लगी जो पूरी तरीके से बता सके। इमरजेंसी कुछ एनजीओ हैं और फॉरेन सर्विसेज हैं जो इमरजेंसी अस्पताल चलाते हैं काबुल में, उनसे जरिए भी पता लग रहा है कि घायल अभी अस्पताल जो है पहुंच रहे हैं। तो पहली बड़ी आत्मघाती घटना है, आतंकवादी घटना है, जो काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद हुई है। हो सकता है कि आज रात पेंटागन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेल्स दे। हमें ये भी पता चल रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी ब्रीफिंग दी गई है अपने इंटेलिजेंस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सुलिवन से, कि क्या कुछ वहां पर घट रहा है। तो अभी भी 5000 से 7000 अमेरिकी ट्रूप जो हैं काबुल में हैं। कोशिश यही है कि उस एरिया को कॉर्डन किया जाए, लेकिन हो सकता है कि कैजुअलिटीज और भी ज्यादा बढ़े, और जो इवैक्यूएशन अगले कुछ दिनों तक चलेगा, उसमें बहुत बड़ी रुकावट आ सकती है। बिल्कुल आदित्य, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल वहां पर सरकार नहीं है। अफगानिस्तान से राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, या फिर पूरी की पूरी कैबिनेट हो सरकार की, वो छोड़कर जा चुकी है। तो ऐसे में इस पूरे की पूरी स्थिति पर कौन नजर बनाए हुए है? देखिए, नजर तो तालिबान की है। आपने बिल्कुल सही कहा, राष्ट्रपति अशरफ गनी वहां से निकल चुके, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो यूएई में शरण लेने के लिए पहुंच गए। साथ ही जो उपराष्ट्रपति थे वहां पर, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, जो अपने आप को अभी केयरटेकर प्रेसिडेंट कहते हैं, अमरुल्लाह सलेह, वो पंजशीर वैली, पंजशीर घाटी गए। मेरी आज दिन में अमरुल्लाह सलेह से बातचीत भी हुई थी, और उन्होंने खुद कहा कि वो जो है कोशिश यही करेंगे कि तालिबान का मुकाबला करें। लेकिन मोटी बात ये है कि तालिबान ने हुकूमत तो ले ली कब्जे से, लेकिन हुकूमत चलाएंगे कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। आज तक उन्होंने हुकूमत चलाई नहीं है, और सिक्योरिटी कैसे देंगे लोगों को, सैलरीज कैसे देंगे, वो बहुत बड़ी बात है। सुरक्षा ही एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पर बना हुआ है। आदित्य राज कौल, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त एक और सहयोगी शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, हालांकि वहां के लोग पहले से ही परेशान थे तालिबान के कब्जे के बाद, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई, एक फिदायीन हमला हुआ है जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर है। बिल्कुल, ये चौंकाने वाली खबर है। हालांकि आपको बता दें कि आज सुबह से ही
इस तरह के स्पेसिफिक इनपुट्स आए थे यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जिसमें कहा गया था अपने सिटीजन्स को, उन्होंने कहा था कि आप एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों से तुरंत चले जाएं। एयरपोर्ट पर कोई आत्मघाती हमला हो सकता है, कोई हमला हो सकता है, आतंकी हमला हो सकता है। इस तरह के स्पेसिफिक अलर्ट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सामने आए थे। हालांकि यूएस और यूके में इस तरह का स्पेसिफिक अलर्ट नहीं था कि वहां पे क्या होने वाला था, लेकिन सभी अपने नागरिकों को कह रहे थे कि वो एयरपोर्ट के करीब ना जाएं। माना यह जा रहा है कि इस तरह का उनका पहले से इनपुट था, इसके अलर्ट किया जा रहा था। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आई विटनेसेस के हवाले से, ये बताया जा रहा है कि ये बहुत पावरफुल ब्लास्ट था। सुसाइड बॉम्बिंग की आशंका जताई जा रही है। ये बहुत पावरफुल ब्लास्ट था, एयरपोर्ट के ठीक बाहर हुआ है और वहां पर उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। 10 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं। 3 यूएस ट्रूप्स के जो 3 यूएस सेना के जो लोग हैं वो भी इसमें जख्मी हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट नंबर अब तक साफ नहीं है। इस पर लगातार नजर बनाए हुए है अमेरिका भी और बाकी देश भी। और इसी बीच फ्रेंच एम्बेसडर जो काबुल में है, उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक और ब्लास्ट होने की आशंका है, एक और ब्लास्ट वहां पर हो सकता है, इसलिए जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं वो तुरंत वो इलाका खाली करें। और इस हमले की जिम्मेदारी माना जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट ने ली। बिल्कुल, यानी कि इस ब्लास्ट के इनपुट्स लगातार मिलते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आदित्य राज कौल, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये जो बड़ा धमाका हुआ है, हाई इंटेंसिटी का धमाका, शैलेंद्र वांगू जिस तरीके से बता रहे हैं, तो ऐसे में मकसद इसके पीछे का क्या कुछ हो सकता है? क्योंकि इनपुट्स इसको लेकर पहले से लगातार मिल रहे थे। क्या तालिबान को कोई मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इस धमाके के जरिए? जो है इस्लामिक स्टेट है, हालांकि उसको बहुत बड़ी चोट पहुंची है, चाहे वो इराक में हो, सीरिया में हो, अफगानिस्तान में हो, लेकिन वो अभी भी मुस्तैदी से बहुत जगहों पर, अफगानिस्तान में के किले हैं, वो वहां पर बेसेस हैं, और साथ ही अमेरिका और तालिबान को वो दुश्मन मानते हैं। तो बिल्कुल तो है उनके खिलाफ वो कार्रवाई करते रहे। और इंटेलिजेंस इनपुट, जैसे मेरे सहयोगी शैलेंद्र वंगू भी कह रहे थे, और अब एक और चल रही है, टर्किश डिफेंस मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कहा है कि एक नहीं बल्कि 2 धमाके वहां पर हुए हैं। और जो की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वहां पर मेरी बातचीत की। बिल्कुल आदित्य, आपको रोकना चाहेंगे इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर दूसरा धमाका, 20 मिनट के अंदर दूसरा धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, काबुल एयरपोर्ट पर दूसरा धमाका हुआ है। और शैलेंद्र वांगू भी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि देखिए दूसरे धमाके के इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं। ऐसी सूचना है कि दूसरा धमाका भी हो सकता है और वो धमाका हो चुका है। काबुल एयरपोर्ट पर 20 मिनट के अंदर दूसरा धमाका हुआ है। इसके साथ ही टर्की के रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है, इस बीच आपको बता दें टर्की के रक्षा मंत्री ने दावा किया है ये कि काबुल एयरपोर्ट पर दूसरा धमाका, 20 मिनट के अंदर दूसरा धमाका हुआ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तुर्की के रक्षा मंत्री ने यह बोला है कि 20 मिनट के अंदर यह दूसरा धमाका हुआ है। काबुल एयरपोर्ट पर जिस तरीके की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, हजारों की तादाद में ना केवल भारतीय नागरिक बल्कि अलग अलग देशों के नागरिक पहुंच रहे हैं, उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच ये बम धमाका हुआ और अब देखिए तुर्की के राष्ट्रपति ने, रक्षा मंत्री ने, माफ कीजिएगा, तुर्की के रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है कि 20 मिनट में यह दूसरा धमाका काबुल एयरपोर्ट पर। तो किस तरीके से काबुल एयरपोर्ट पर साजिश रची जा रही है, एक के बाद एक बम धमाके हो रहे हैं, जिसमें अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है और 10 लोगों की मौत की खबर है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने यह दावा किया है, इस वक्त की बड़ी खबर, और शक जताया जा रहा है वो आईएसआईएस पर फिदाइन हमले का शक जताया जा रहा है, जिसने काबुल एयरपोर्ट पर यह धमाका किया है। हालांकि इसको लेकर लगातार अमेरिका को, यूके को ये इनपुट्स मिलते रहे कि काबुल एयरपोर्ट पर माहौल को खराब करने की कोशिश है और ऐसे में धमाका हो सकता है। और इसी वजह से अलग अलग देश अपने नागरिकों को सलाह दे रहे थे, चेतावनी जारी कर रहे थे कि काबुल एयरपोर्ट के पास आप ना जाएं, क्योंकि वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर बन सकती है। और ऐसे में अब देखिए कुछ देर पहले अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर यह बम धमाका हुआ, जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर है। आईएसआईएस पर आत्मघाती हमले का शक जताया जा रहा है। आदित्य राज कौल का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। आदित्य राज कौल, क्योंकि लगातार इनपुट्स इस चीज को लेकर यूके, यूएस और बाकी कंट्रीज को मिल रहे थे और चेतावनी भी अपने लोगों को जारी की जा रही थी, और अब देखिए दूसरा बम धमाका काबुल एयरपोर्ट पर। जी बिल्कुल, मेरे को जो बताया जा रहा है, एबे गेट करके है जो ईस्ट गेट के पास है, वहां पर ये 2 बम ब्लास्ट हुए हैं और गन फायर भी हुआ है। कहा जा रहा है कि सुसाइड बॉम्बिंग है, एक साजिश आइसिस खुरसान प्रोविंस की कि वो तालिबान और यूएस पर एक मिला जुला हमला कर
क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता अगर काबुल में अफगानी लोग भी मारे जाएं। तो आईसिस की कोई भी ऐसी भूमिका रही है, बहुत सारे जो आतंकवादी हमले आईसिस ने किए हैं और फिर से वहां पर दो लगातार 20 मिनट में अलग अलग जो है बम ब्लास्ट हुए हैं। इसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है, कई लोग इंजर्ड भी हुए हैं। अभी वीडियोस भी हमारे पास आ रहे हैं धीरे धीरे, जो न्यूज 18 इंडिया पर भी चलाएंगे, जहां पर बताया जा रहा है कि कैसे इंजर्ड को हॉस्पिटल लिया जा रहा है। अमेरिका के लिए खासकर ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि उनके 6 से 7 हजार सैनिक जो हैं, चाहे वो मरीन्स हो या स्पेशल ऑपरेशन यूनिट हो, वो वहां पर मुस्तैदी से तैनात है काबुल एयरपोर्ट पे। और अभी भी हजारों की तादाद में काबुल में ऐसे अफगानी लोग हैं जो वहां से निकलना चाहते। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि करीबन 1000 से 1500 अमेरिकी जो नेशनल हैं, अमेरिकी सिटीजन हैं, वो अभी भी काबुल में हैं। भारतीय नागरिक भी वहां पर हैं और अफगानी सिख और हिंदू भी हैं। मुझे ये बताया जा रहा है मेरे सूत्रों द्वारा, और मेरी कुछ बातचीत भी हुई है, कि सब अफगानी हिंदू और सिख जो हैं अभी सेफ हैं, बिल्कुल ठीक हैं। वो गुरुद्वारे में हैं, उन्हें फिल्टर लिया गया है, उनको लोगों ने बोला है कि वो बाहर ना जाए। और भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जितने भारतीय वहां पर फंसे हुए अफगानी हिंदू और सिख हैं, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। आदित्य, शुरुआती जांच में कुछ पता लग पाया है? शुरुआती जानकारी में आपके पास कुछ अपडेट मिल पाया है कि किन लोगों को टारगेट करने की मंशा थी इनकी? देखिए, टारगेट तो यूएस फोर्सेस और तालिबान दोनों थे, वो ही बताया जा रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट्स अमेरिका के पास थे, उसमें साफ ये बताया गया था कि आईसिस एक अटैक जो है एयरपोर्ट पे करेगा। इसमें बार बार जो अमेरिका के भी स्टेट डिपार्टमेंट के या डिफेंस के स्पोक्स पर्सन थे, वो भी ये बता रहे थे कि हाँ, हमारे पास अलर्ट है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको अवॉइड किया जाए। तभी आज सुबह हमने देखा एक सिक्योरिटी अलर्ट निकला यूएस एम्बेसी काबुल से, जिसमें बताया कि जो है वहां पर कुछ भी अटैक हो सकता है, इसलिए अमेरिकी जो नागरिक हैं वहां पर ना पहुंचे। अगर उनको फोन किया जाए स्पेसिफिकली तभी वो काबुल एयरपोर्ट पे आए, वरना वो काबुल एयरपोर्ट से बाहर निकल जाए। तो अमेरिका को, नेटो को, बाकी जो ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको शक था कि आईसिस जो है बिल्कुल 31 तारीख से पहले वहां पर एक अटैक करने वाला है, अटैक को अंजाम देने वाला है। और तालिबान को भी ऐसा लगता था ही कि आईसिस करेगा, लेकिन तालिबान के पास उतना जो है अभी इक्विपमेंट नहीं है, उतनी पॉलिसी नहीं है, उतनी सहन शक्ति नहीं है कि वो आईसिस का मुकाबला कर सके। इसलिए बहुत बड़ी त्रासदी हुई है वहां पर, और ये पहला बहुत बड़ा आतंकवादी हमला और आत्मघाती हमला हुआ है तालिबान के रूल में। इसमें तालिबान अब कैसे इसको आगे लेकर चलती है, आईसिस का मुकाबला करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो चैलेंज और मुकाबला अमेरिका के लिए होगा, इवैक्यूएशन करना इस आतंकवादी हमले के बीच। बिल्कुल, और इस लिहाज से भी चुनौती अमेरिका के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि 31 तारीख की डेडलाइन तो खुद ही तालिबान ने दे दी है, और ऐसे में अमेरिका की मिलिट्री वहां के लोगों और साथ ही साथ तालिबान को टारगेट करते हुए ये बम धमाका किया गया है। 2 बम धमाके हुए जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर है। शैलेंद्र वांगू का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, भारतीय सिख वहां के हिंदू को लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या सभी भारतीय नागरिक वहां पर सुरक्षित है? जैसे कि भी आदित्य बता रहे थे मेरे सहयोगी, वहां पर सभी अफगानिस्तान हिंदूज और सिख बिल्कुल सुरक्षित हैं जो काबुल में थे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक जो अलर्ट आज सुबह सामने आए थे यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद माफ कीजिए, जो अफगानी सिख और हिंदूज हैं उनको वहां से इवैक्यूएट करा लिया गया था, यानी कि पहले से ही उनको एयरपोर्ट से हटा के रेस्पेक्टिव जगहों पर सुरक्षित भेज दिया गया था। वो सब लोग सुरक्षित हैं फिलहाल। हालांकि इस पे ऑफिशियली एमईए की तरफ से कोई इस पे कमेंट नहीं आया है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं जो इस ऑपरेशन को, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां से या यूं कहें कि इवैक्यूएशन जो प्रोसेस को चला रहे हैं, वो उनका ये कहना है कि जितने भी हिंदू और सिख वहां पे माइनॉरिटीज हैं वो एयरपोर्ट के पास उस वक्त नहीं थे जब इस वक्त धमाका हुआ। हालांकि ऑफिशियली इस पे एमईए का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन ये जरूर है, जैसे कि आदित्य बता रहे थे, कि अगर एयरपोर्ट के पास ये ब्लास्ट किया गया है तो मैसेज साफ है कि जहां भीड़ हो, जहां पर पूरी दुनिया का इस पर फोकस है, वहीं पे जाके टारगेट करना, एक मैसेज देना है पूरी दुनिया को कि आईएसआईएस का वजूद आज भी है। हालांकि तालिबान के ऊपर जिम्मेदारी बनती है अपने नागरिकों को सुरक्षा देना, और इस तरह के सवाल भी उठाए जा रहे थे कि अगर वहां पर कोई भी हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तालिबान पे आती है, क्योंकि वहां पे और कोई सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। तो ये धमाके की जिम्मेदारी तालिबान के ऊपर है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तालिबान के ऊपर है। और अगर वहां पे इस तरह का धमाका हुआ है, अब इसके आगे जांच कैसे होती है, और बाकी ताकतें, जो बाकी आतंकवाद की ताकतें हैं, क्या वो अपना सर फिर से एक बार तालिबान में उठा रही हैं, ये एक चिंता न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। बिल्कुल, एक बार फिर से अफगानिस्तान को दहलाने की कोशिश यहाँ पर की गई है, और शक जो है वो आईएसआईएस पर जताया जा रहा है कि फिदायीन हमला किया गया है। नीरज कुमार एक और सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, लाइव उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए
जब यह हमला हुआ उस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर ना तो भारतीय कोई सिख वहां पर मौजूद था और ना ही कोई भारतीय हिंदू मौजूद था। यानी कि ये पूरा का पूरा जो प्लान था, जो पूरे धमाके की साजिश थी, वो अमेरिका और तालिबान को सामने रखकर ही रची गई कि किसी भी तरीके से इन दोनों को एक बड़ा संदेश दिया गया। आपके पास लौटेंगे नीरज, लेकिन ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के आसपास। देखिए किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। ताजा तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट से। ये लाइव तस्वीर, ताजा तस्वीर इस वक्त आप देखिए, यही वो पूरा का पूरा एयरपोर्ट है जिसे दहलाने की कोशिश यहां पर की गई आईएसआईएस की तरफ से, जिस पर शक जताया जा रहा है फिदाइन हमले का। हजारों की तादाद में लगातार यहां पर लोग रोज इकट्ठा होते हैं, क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं तालिबान के राज के बाद। अब किस तरीके की स्थिति यहां पर बनी हुई है, 2 बम धमाके हुए हैं काबुल एयरपोर्ट की। ये फ्रेश तस्वीर, ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं। जब बम धमाका हुआ तो किस तरीके से धुएं का गुब्बार वहां पर आसमान में दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाई इंटेंसिटी का धमाका ये बताया जा रहा है। टारगेट यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए, और अभी तक 10 लोगों की मौत की खबर है। 15 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि जख्मी हैं। हालांकि सबसे बड़ी मुसीबत लोगों के लिए यही है कि अब उनकी मदद कौन करेगा। ये काबुल एयरपोर्ट जहां पर धमाका हुआ है, क्योंकि भारत सहित अन्य तमाम देश रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है, और आसमान की ये तस्वीर आप देखिए, यही वो गुब्बार धमाके का जो कि ये आसमान में दिखाई दिया है, क्योंकि बैक टू बैक 2 धमाके हुए हैं। पहला धमाका, उसके बाद 20 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसी एयरपोर्ट पर न केवल अफगानिस्तान के आम नागरिक मौजूद थे, बल्कि भारतीय नागरिक भी यहां पर मौजूद थे, अन्य देशों के लोग भी मौजूद थे, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हर एक देश की तरफ से किया जा रहा है ताकि अपने लोगों को सुरक्षित काबुल एयरपोर्ट से निकाला जा सके। लेकिन इन लोगों को टारगेट करते हुए किस तरीके से आईएसआईएस ने यह बड़ी साजिश रची है, दहलाने की कोशिश काबुल एयरपोर्ट को की गई है, जिसमें 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, धमाके के बाद कई लाशें भी यहां पर दिखाई दी है। मरने वालों में कई अफगानी हैं। भारी भीड़ यहां पर जमा थी, और उसी भीड़ के बीच ये धमाका हुआ है। एयरपोर्ट के गेट पर 2 धमाके हुए। लाइव तस्वीरें जरा अब आप देख लीजिए काबुल एयरपोर्ट की ये लाइव तस्वीर, जिसमें कई लोग घायल हुए। जब ये धमाका हुआ तो किसी को नहीं पता था कि इस तरीके की कोई साजिश रच रहा है, उन्हें दहलाने की साजिश रच रहा है, उन्हें मारने की साजिश रच रहा है, और अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि कहां जाए, किस तरीके से अपनी जान बचाए, और इसी तरीके से भगदड़ वहां पर मचती हुई नजर आई। काबुल एयरपोर्ट की ये लाइव तस्वीरें हम आपको देख रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पूरे के पूरे परिवार के साथ यहां पर डटे हुए हैं पिछले कई दिनों से। और 5 तस्वीरों पर आप नजर डालिए कि काबुल एयरपोर्ट पर बम धमाका कैसे हुआ, कितना जोरदार ये धमाका किया गया। एक धमाका और उसके 20 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ। इटली के विमान को भी टारगेट किया गया। एयरपोर्ट पर किस तरीके से अफरा तफरी मची, दहशत का माहौल वहां पर बना, वो तस्वीर भी आप देखिए। अब तक 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है इन 2 धमाकों में, जो कि बैक टू बैक हुए हैं। 10 लोगों की मौत की खबर है, और ब्लास्ट में कई लोगों के भी घायल होने की सूचना है। 3 अमेरिकी सैनिक ऐसे हैं जो कि घायल हुए हैं, और इस पूरे हमले का शक आईएसआईएस पर जताया जा रहा है। फिदाइन हमला हुआ है, जिससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट न्यूज़ 18 इंडिया आपको बता रहा है। जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद कई लाशें उसी एयरपोर्ट पर नजर आई, जिन्होंने दम मौके पर ही तोड़ दिया। हालांकि बहुत सी ऐसी जिंदगियां हैं जिन्हें बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है, जिन्हें पास के ही अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया है, एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। नीरज कुमार का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं, जो कि लाइव हमारे साथ मौजूद है। नीरज, एक बात तो साफ है कि भारतीय नागरिक वहां पर सुरक्षित है। जिस तरीके की जानकारी आदित्यराज कौल और शैलेंद्र वांगू दे रहे हैं, यानी कि मकसद केवल एक था कि अमेरिका और तालिबान को चेता दिया जाए कि आईएसआईएस का अस्तित्व आज भी है और उसका डर बना रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दो कि जो अपडेट है इस वक्त, जो 10 की संख्या है, वो जो खबरें आ रही हैं तालिबान अफगानिस्तान की मीडिया से, 13 की संख्या पहुंच गई है मरने वालों की, और जिसमें बच्चों की संख्या अधिक, बच्चों की भी मौत हुई है। दूसरी अहम बात, देखिए 3 देशों ने एक एडवाइजरी जारी किया था अपने लोगों को लेकर कि आप एयरपोर्ट के आसपास मत रहिए। यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटेन और यूएस का जो एडवाइजरी था उसपे क्लैरिटी नहीं थी कि किस तरह के थ्रेट की बात की गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो एडवाइजरी जारी की थी उसमें यह साफ कहा गया था कि टेरर अटैक हो सकता है, इस बात के संकेत साफ थे। तो उसके बाद जो आज 2 धमाके आत्मघाती हमले हुए हैं, और एक और अपडेट आपको बता दूं कि वरुण होटल है एयरपोर्ट के आसपास ही, एक धमाका, जो दूसरा धमाका हुआ है उसके आसपास होने की खबर है, और तमाम लोगों को जो स्थानीय अस्पताल है वहां भर्ती तो कराया जा रहा है। कुछ विदेशी भी जरूर घायल हुए हैं इस
आत्मघाती हमले में। और अब से थोड़ी देर पहले जिसका आप जिक्र कर रही थी कि आईएसआईएस का हाथ है, अल जजीरा ने पुष्टि कर दिया आईएसआईएस का हाथ नहीं 2 धमाकों की, लेकिन आईएसआईएस इसके पीछे माना जा रहा है क्योंकि वो चाहता है कि जिस तरह का माहौल है काबुल और पूरे अफगानिस्तान के अंदर, उसमें डिस्टेबिलाइज किया जाए। मौजूदा में जो अमेरिकी फौजें वहां मौजूद है, जो विदेशी भारत जाना चाहते हैं, और तालिबान के लड़ाके जो इस वक्त काबुल में मौजूद है, तो एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए ताकि दोनों अमेरिका और तालिबान में तनाव की स्थिति पैदा हो। जो वहां सेना के जवान है, अमेरिकी सेना के जवान है, दोनों में तनाव की स्थिति पैदा हो। तो अब तक जो तस्वीरें आप देख रहे, चाहे एयरपोर्ट के नजदीक की जो गुब्बार आप देख रही थी, इसके अलावा जो अलग अलग तस्वीरें अफगान की मीडिया के माध्यम से आई हैं, उसमें कई लोग, बहुत सारी संख्या है घायलों के भी। मृतकों की संख्या तो अब तक 13 आ रही है, लेकिन घायलों की भी संख्या काफी है। उनको स्थानीय अस्पताल में ले जाया जा रहा है। लेकिन आज की तारीख में काबुल की जो स्थिति है वो ऐसी है कि चाहे अस्पताल हो, एयरपोर्ट हो या दूसरे तमाम प्रशासनिक जो जगह हो, वहां ऊहापोह की स्थिति है। इतने चेक पॉइंट्स बन गए कि एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो चुनौती आ रही है हमले के बाद, इतने चेक पॉइंट्स बन गए आज की तारीख में काबुल के अंदर अलग अलग समूह के माध्यम से, कि जो घायल हैं उनको भी ले जाने में बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है जो वो भी अभी तक लचर ही है। तो इसलिए मौजूदा हालात में घायलों को भी अस्पताल तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अमेरिका के बाद अल जजीरा ने भी इसकी पुष्टि अब कर दी है कि 2 धमाके हुए जिसमें कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों की मौत हुई। बिल्कुल, और इन मुश्किलात से किस तरीके से अफगानिस्तान घिरता हुआ नजर आ रहा है। पहले तालिबान का राज, फिर बम धमाका, और धमाके के बाद लोगों की मदद करने वाला वहां पर कोई नहीं है। ठीक है नीरज पांडे, आप बने रहिए हमारे साथ। अमित पांडे एक और सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, उनका भी रुख कर लेते हैं। अमित पांडे, आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि 2 धमाके हुए हैं। एक धमाका काबुल एयरपोर्ट के गेट के पास हुआ और दूसरा जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे कि एक होटल के पास हुआ जो कि काबुल एयरपोर्ट के बेहद नजदीक था। यानी कि लोगों को टारगेट करने की पूरी मंशा थी। पूरी तरीके से अभी तक जो हमें सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि वहां के माहौल को बिगाड़ने के लिए कोशिश की जा रही थी, क्योंकि अब बाहर का जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो तालिबान के लड़ाकों के पास था, और अंदर का एयरपोर्ट के जो मूवमेंट का सिक्योरिटी अरेंजमेंट था वो यूएस फोर्सेस के पास था। तो बाहर आखिरकार कैसे सुरक्षा की चूक हुई और किस तरीके से धमाके हुए, दो प्राथमिक जानकारी आ रही है कि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट थे, सुनियोजित तरीके से इन धमाकों को अंजाम दिया गया था और मकसद यही था ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। अब 2 से 3 संगठन के सक्रिय होने की वहां पर आशंका जताई जा रही है। एक अलकायदा है, दूसरा आईएसआईएस है, अब खुफिया एजेंसी है जिसमें पेंटागन शामिल है, जिसमें भारत की एजेंसी शामिल है, जिसमें अलग अलग नाटो फोर्स जो वहां पर बची हैं वो आकलन कर रही है आखिरकार किस नीयत से। जी, आपको रोकना चाहेंगे। एक काबुल से इस वक्त एक सिटीजन हमारे साथ मौजूद है, पेरिसा। वेलकम टू न्यूज़ 18 इंडिया। पेरिसा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू अबाउट द अपडेट, द अटैक हैपेंड इन द काबुल एयरपोर्ट। Miss, in Kabul, the situation is really not good, especially for the women here, for the people who are working outside, or for the students which are female. The situation is really, really bad. We are suffering here. All the people had only a little wish to have a way for the airport to go outside the country with the American forces. Some people, they could rescue them. They take them to the flights to Qatar or to the other countries which they accept refugees. There was only a little way for the people to go to the airport and rescue their life, but today there was a bomb blast from Taliban side in the Barun camp near the airport where the people was gathering to enter the airport. I don't know, there are hundreds of people waiting there every night, and the attack happened there. We received the photos. Really, it's killing us. I don't know. There was only a little hope for them and for rescuing their lives. They lost all their lives. There are women, kids. It's really hard. I don't know how to explain everything for you. Tarifa, you were at the airport when the blast happened and you were with your family? No, miss, I already left there. I came some minutes before the attack.
So how many peoples were there at the Kabul airport, or at what time the attack happened there? Miss, can you ask again? Yeah. Parisa, I want to ask, at what time the attack happened at the Kabul airport, or how many peoples were there? I don't know, Miss. Till now, they didn't say how many people are killed or injured here, but hundreds of people, even thousands, are waiting every night. I'm really scared. I don't know how much people are killed tonight here, because there are thousands of people, including babies, newborn babies, kids, women, even old people. The people who got injured in the blast, because government is not there, so who is helping them out? What, ma'am? Who is helping them out? The people who were injured in the blast? I couldn't get you, ma'am. Parisa, can you hear me? Yes, now I can hear you. Parisa, can you tell me the people who were injured in the blast, who were there, and they are getting help from the agencies or from the government, because government is not there. So many countries are there. So who is providing the help to them? Yes, there are Americans helping them getting out of the country, and they are making priorities for them. The people with passports, with foreigner passports, with green cards, with visas, they are taking them at first line. They are taking them out with their family, even if their family is not included. For example, if someone has a foreigner passport or visa, they are taking him with all his family outside to the country he's leaving. For example, if someone has passport of German, and his family is staying in Afghanistan, that person can take all his family to Germany with American forces. American forces with those big planes which are there transferring people to Qatar. Then with a transit, they will shift them to the country they live. Right now you are out of Kabul airport? Yes, miss. I already reached home when the blast happened. We already left the airport some minutes before. So what is the situation? Did you get any updates about this blast? Miss, till I was connected before your call, I was connected to internet. I only watched many of photos with millions of posts about the people who are died there. They were injured, all blood everywhere, kids, women, but I don't know the calculation of them, how much they were. Parisa, you are with your family right now? What, miss? You are with your family right now? What? You are with your family right now? Yes, I'm with my family. So you were at the Kabul airport, and the time when the Kabul blast happened, before 5 minutes you leave the airport. Yes, I did. So you are waiting for the plane? You want to evacuate from the Afghanistan? Miss dear, my sister-in-law is from Yemen. She's not Afghan. We were trying to get her out, and my brother has visa of Turkey. Since he is studying in Turkey, and my sister is working with British, and no one is helping to get inside the airport. They only. ठीक है, पेरिसा जो कि धमाके की चश्मदीद हमारे साथ मौजूद थी फोन लाइन पर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मदद करने के लिए वहां पर कोई भी नहीं है और इतने ज्यादा मुश्किलात वहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप उनकी आवाज से ही समझ सकते थे कि कितना दर्द है।
हालांकि उनकी किस्मत अच्छी रही कि जब ये धमाका हुआ तो 5 मिनट पहले ही वो काबुल एयरपोर्ट से चली गई थी और उसी के बाद ये बम धमाका हुआ। फिर 20 मिनट बाद दूसरा बम धमाका हुआ और इंटेंसिटी जो है इन बम धमाकों की बहुत ज्यादा थी और हो सकता है कि अब ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखे, क्योंकि अब 10 से 13 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 से ज्यादा लोगों की घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिन्हें नजदीक के ही अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, लेकिन सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। आप देखिए, धमाके के बाद एयरपोर्ट पर ही कई लाशें दिखाई दी। शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, अब देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों की यही है कि मदद करने वाला वहां पर कोई नहीं है। किस तरीके की चीख पुकार वहां पर मची हुई है। लोग डरे सहमे पहले से ही थे, लेकिन अब इस धमाके के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई। बिल्कुल, जैसे आदित्य पहले बता रहे थे कि तालिबान ने कब्जा तो कर लिया है, लेकिन लोगों को सुरक्षा कैसे देनी है, लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कैसे लेनी है, इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अहम बात यह है कि ये धमाका उस वक्त हुआ है जब वहां पर लगातार इवैक्यूएशन की जा रही थी। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ये बात कही है कि अधिकतर भारतीयों को वापस लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी कुछ भारतीय वहां पर मौजूद है जिनका इवैक्यूएशन, और वहीं साथ ही साथ अफगान, सिख और हिंदू जो माइनॉरिटीज है वहां की, उनको भी भारत लाना भी बाकी है। तो ऐसे में जहां पूरी दुनिया के देश इस वक्त वहां से इवैक्यूएट करा रहे हैं अपने लोगों को, और अमेरिका के भी करीब 1500 लोग वहां पे फंसे हुए हैं, वहां की फोर्सेस भी अभी विड्रॉ वहां से हो रही हैं। तो ऐसे में इस तरह का धमाका आगे के जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है उसमें बहुत बुरा असर डालेगा। देखना ये होगा कि क्या आप एयरपोर्ट तक लोग जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पहले ही काबुल तालिबान ने कह दिया है कि जो लोकल अफगान नेशनल्स हैं उनको एयरपोर्ट जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो ऐसे में इवैक्यूएशन प्रोसेस आगे कैसे चलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और एक अहम बात ये भी है कि जो तस्वीरें वहां से इस वक्त आ रही हैं, एक एजेंसी की तरफ से एक खबर आई है कि एक आई विटनेस की गोद में छोटी बच्ची की मौत हो गई। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही दर्दनाक, एक बहुत ही झकझोर कर रख देने वाला आतंकी हमला है, और ये पहला आतंकी हमला है तालिबान के कब्जे के बाद। हालांकि सारी जिम्मेदारी इसकी तालिबान पे ही बनती है। और अहम बात यह भी है कि इस पूरे हमले के पीछे अगर आईएसआईएस का हाथ है तो आईएसआईएस का मकसद क्या था, आम लोगों को निशाना बनाना, ये अपना बड़ा सवाल। बिल्कुल शैलेंद्र, क्या इस धमाके को इस लिहाज से भी देखा जाए क्योंकि लगातार लोग जो है अफगानिस्तान को छोड़ रहे थे, पाकिस्तान में भी, पड़ोसी मुल्क जो अफगानिस्तान का पाकिस्तान है, वहां पर भी हजारों की तादाद में लोग शरण ले चुके हैं। भारत, अमेरिका या नाटो देश हो, वो लगातार कोशिशें कर रहा है। तो ऐसे में एक डर का माहौल काबुल एयरपोर्ट पर बनाया जाए ताकि लोग काबुल एयरपोर्ट जाने से बचे, लोग अफगानिस्तान में रहे, ये भी हो सकता है क्या? देखिए, जहां तक लगातार कोशिश है दुनिया भर के देशों की कि वहां से इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन अब तालिबान जो ऑफिशियल ये बात कह रहा है कि वो अपने नागरिकों को नहीं चाहता कि वो देश छोड़ के जाएं, लेकिन विदेशी नागरिकों के लिए उन्होंने इस तरह की कोई ऐसे इस तरह का बयान उन्होंने नहीं दिया था। और यहाँ तक कि पिछले कई दिनों से लगभग करीब 10-12 दिनों से वहां से फ्लाइट टेक ऑफ कर रही हैं। भारत के भी इसमें 2 स्लॉट्स हैं, लेकिन आज को लेकर स्पेसिफिक इनपुट्स थे कि ऐसा हो सकता है, और ये भी कहा गया है कि एक नहीं बल्कि 2 धमाके हो सकते हैं। तो ऐसे में इन आतंकी एक आत्मघाती हमले को अंजाम देकर क्या मैसेज कन्वे किया जाना चाहिए, बड़ी बात है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो पूरी दुनिया इस वक्त कह रही है, ये मान रही है कि अफगानिस्तान आतंक का गढ़ बन सकता है। ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरे रीजन के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये खतरा बन जाएगा, और वही हम होता हुआ देख रहे हैं। बिल्कुल, और समझ सकते हैं कि वहां के लोग अपने आप को कितना लाचार महसूस कर रहे हैं। एक तो तालिबान का राज, और ऊपर से जो धमाके हो रहे हैं, जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है, उससे भी वो उभरते हुए नजर नहीं आ रहे। अमित पांडे का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। लाइव हमारे साथ एक और सहयोगी मौजूद है। अमित पांडे, जो स्थिति अब काबुल एयरपोर्ट पर बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सीरियल ब्लास्ट हुए हैं जिसमें 13 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है, तो ऐसे में क्या समझा जाए? क्या केवल लोगों को परेशान करने के लिए, लोगों की मुश्किलात को बढ़ाने के लिए किया गया है, या वाकई एक स्ट्रॉन्ग मैसेज तालिबान को देने की कोशिश है कि देखिए, अगर आप हमें दरकिनार करेंगे तो इसी तरीके का कत्लेआम हम मचाएंगे? देखिए, जो हमला ये हुआ है इस बात की तस्दीक करता है कि आतंकी गुट तालिबान के आने के बाद वह सक्रिय हो गए और संगठित रूप से ये आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, 2 धमाके हो रहे हैं और 10 से भी ज्यादा लोगों की जान जाती है, और ऐसा नहीं कि एकाएक के धमाके हुए थे। इसकी आशंका जताई कि अलग अलग देशों की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनने मिलकर, इसीलिए कुछ दिनों पहले भारत सरकार ने ये आदेश जारी किया था कि ई वीजा के जरिए ही सारे वीजा के आवेदन किए जाएं, और इसके अलावा अलग अलग देश अपने स्तर पर जो है वह अपने नागरिकों को आदेश जारी कर रहे थे। तो अलग अलग देशों को ये इनपुट मिले थे,
पहला संगठित हमला है। आने वाले जो भविष्य है आतंकी घटनाओं को लेकर बहुत चिंता में डाल देने वाला है ये घटना, क्योंकि तालिबान ने ये कहा था कि हम आतंकी घटना अपनी जमीन पर नहीं होने देंगे, आतंकी गतिविधियों को पनपने नहीं देंगे, और बाहर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह तालिबान के अंतर्गत थी। तो जब ये धमाका एयरपोर्ट के बाहर होता है, एक होटल कॉम्प्लेक्स में होता है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब नई परिस्थितियों में किस तरीके से जो आतंकी गतिविधियां हैं वहां पर पनप रही हैं। और ठीक एयरपोर्ट को क्यों निशाना बनाया जाता है? इसलिए निशाना बनाया जाता है क्योंकि एयरपोर्ट पर जो अन्य देशों से जो लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक मैसेज देना है। और अभी पहली इस घटना में आतंकी अफगानिस्तान में सफल होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अमित, अमेरिका सहित तमाम देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों की इस बात के इनपुट्स थे, उनको जानकारी थे, लेकिन इसके बावजूद वो इस धमाके को रोक नहीं पाए। तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत क्या तालिबान के राज की थी? अगर तालिबान वहां पर नहीं होता तो शायद इस तरीके की घटना नहीं होती, ये स्थिति बदली हुई होती। पूरी तरीके से इस घटना में प्राथमिक तौर पर एजेंसियों के मुताबिक ये तालिबान की ही जिम्मेदारी अभी बनती है, क्योंकि वो उनके जो जिम्मे थी वह एयरपोर्ट के बाहर की सुरक्षा व्यवस्था थी। क्यों लोग वहां पर अफरा तफरी घूम रहे थे, उनके पास पूरा सिस्टम है, पूरा नियंत्रण करने की व्यवस्था है, लेकिन ऐसा वहां पर नहीं होता हुआ। लगातार 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से ये अफरा तफरी का माहौल था, कोई भी शख्स घुस जा रहा था, कोई भी शख्स आ जा रहा था। और जब ये पूरी घटना हुई, ये तालिबान प्रशासन को नियंत्रण में रखना चाहिए था। इसका जिम्मेदार अभी फिलहाल इस पहली आतंकी घटना का यहाँ पर जो तालिबान ही होता हुआ दिख रहा है, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब इस घटना के बाद भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने भी यह साफ कर दिया है कि जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है, बचाव की जो प्रक्रिया है, उस पर अभी फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है अमित पांडे, लौटेंगे आपके पास। और आप देखिए ये 5 तस्वीरें किस तरीके से ये सीरियल धमाके हुए जिसमें 13 लोगों की मौत की खबर है। काबुल एयरपोर्ट के उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ये तमाम लोग वहां पर मौजूद थे और अचानक वहां पर धमाका होता है। धुएं का गुब्बार आप आसमान में देखिए किस तरीके से काले धुएं का गुब्बार इसी तरीके से वहां पर दिखाई दिया, क्योंकि बहुत बड़ा धमाका ये हुआ है। और इसके 20 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ। नीरज कुमार का हम रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए भारत सरकार की तरफ से ये तो कह दिया गया है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी नहीं आएगी, अभी फिलहाल कुछ दिन के लिए टाला जाएगा, लेकिन दूसरी बड़ी चीज ये देखनी होगी कि अगर इसी तरीके की वहां पर स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, लोगों को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे में भारतीय नागरिकों को वापस लाना ये सबसे ज्यादा चुनौती भारत सरकार के लिए भी हो जाती है। देखिए, अभी इवैक्यूएशन प्रक्रिया से सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या कोई भारतीय ब्लास्ट साइट के आसपास मौजूद था कि नहीं। अब तक जो जानकारी मिल रही है भारतीय विदेश मंत्रालय या तमाम एजेंसियों को, उसके मुताबिक अब तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि भारतीय कोई वहां आसपास मौजूद था, लेकिन अभी ये जांच का विषय है, लगातार संपर्क में। दूसरी अहम बात आपने कही कि क्या इवैक्यूएशन प्रोसेस को झटका लगेगा। बिल्कुल, ऐसी घटनाओं से, क्योंकि सामान्य स्थिति जब इससे पहले थी, ब्लास्ट से पहले, तो बहुत दिक्कतें आ रही थी सामने एयरपोर्ट के अंदर लोगों को प्रवेश कराना और काबुल के अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को एयरपोर्ट तक लाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस बीच एक और आपको बड़ी खबर दे दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की इस ब्लास्ट के बाद खास नजर है व्हाइट हाउस से, वो नजर रखे हुए हैं पूरे मामले पर, ताकि क्योंकि अमेरिका का स्टेक सबसे ज्यादा है इस पूरे, अगर अफगानिस्तान और काबुल की बात करें, तालिबान की बात करें, ISIS का नाम आ रहा है इस ब्लास्ट के पीछे, जो 2 आत्मघाती ब्लास्ट हुए हैं और अब तक 10 से अधिक लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। और दूसरी तरफ लगातार इसलिए नजरें रखी गई हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से, क्योंकि वहां 5800 अमेरिकी फौज इस वक्त मौजूद है। अगर वहां के हालात खराब होते हैं तो लोगों को अपनी जान का नुकसान उठाना पड़ेगा अगर तालिबान और अमेरिकी फौजें भी आमने सामने आ जाती हैं। हालांकि इसकी गुंजाइश कम है, क्योंकि जिस तरह से तालिबान के लोग भी बहुत हद तक विदेशियों को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अफगानी लोगों को अब वो बाहर नहीं जाने देंगे, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन जरूर था। लेकिन ISIS ने इसका फायदा उठाया है। तालिबान और अमेरिका जो नजदीक आए हैं, जो डील हुई तो उसका ISIS ने फायदा उठाया है और यही माना जा रहा है कि ISIS का इस पूरे धमाके के पीछे हाथ था। देखिए, अभी और खबरें आएंगी, लोगों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन बिल्कुल वो तमाम खबरें आप जरूर हम तक पहुंचाइएगा। अमित, आपको रोकना चाहेंगे, शैलेंद्र वांगू का भी हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र वांगू, देखिए तालिबान और अमेरिका के बीच में पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे थे कि खटपट चल रही है और 31 तारीख की डेडलाइन भी दे दी गई थी। भले ही इन दोनों को मैसेज देने की कोशिश ISIS की तरफ से दी गई हो इस ब्लास्ट के जरिए, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चेताने की कोशिश है ये? बिल्कुल, ये जिस तरह से
ये जगह चुनी गई है एयरपोर्ट के बाहर, जहां पर पिछले करीब 12 दिनों से सिविलियंस खड़े हैं, लोग खड़े हैं और वो देश छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, उसी जगह पर धमाका होना ये साफ है कि दुनिया भर में मैसेज देना है कि वहां पर आज भी आईएसआईएस का वजूद है। भले ही अब सत्ता तालिबान के हाथ में हो, लेकिन आईएसआईएस जो है वो इसको कत्ल करना चाहते हैं। वो इस तरह अपने वजूद को लेकर इस तरह के धमाके के जरिए दुनिया भर में आवाज पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जो भारत भी कहता आ रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए, दूसरे देशों पर हमले करने के लिए, चाहे इसमें जैश की बात करें, लश्कर की बात करें। अब से 2 दिन पहले भी यूएनएचआरसी में भी भारत की तरफ से बयान सामने आया था कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद की गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हो रहा है वहां पे वो साफ देखा जा रहा है। तो ऐसे में जहां एक तरफ अमेरिकन फोर्सेस वहां से विड्रॉ कर रही हैं, सिविलियंस को इवैक्यूएट किया जा रहा है, तालिबान वहां पर सरकार बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर चुका है, ऐसे में इस तरह का धमाका होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटबैक है, ना सिर्फ अफगानिस्तान के लिए के लोगों के लिए बल्कि अमेरिका के लिए। जैसे कि नीरज भी बता रहे थे कि सबसे बड़ा स्टेक अमेरिका का ही है और ये बहुत बड़ा ब्लॉट होगा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे कि जिस तरह से उन्होंने जल्दबाजी में देश छोड़ने के लिए कदम उठाए हैं, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। हमने तस्वीरें एयरपोर्ट की देखी कि एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट के विंग पर भी लोग ट्रैवल करने के लिए तैयार है। ऐसे में इस तरह का माहौल बिना किसी अरेंजमेंट के और लोगों को जगह जगह चेक पॉइंट से रोका जा रहा है, अफगान नेशनल को बाहर नहीं आने दिया जा रहा। जैसे तैसे भारत ने अपना ऑपरेशन देवी शक्ति में कुछ कामयाबी अब तक मिली है, करीब 565 लोगों को अब तक सुरक्षित वहां से निकाला जा चुका है, जिसमें कुछ फॉरेन नेशनल्स भी शामिल हैं। लेकिन इस धमाके के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। आगे इवैक्यूएशन प्रोसेस कैसे होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि 140 सिख जिनको आज भारत आना था उनको भी आने नहीं दिया गया तालिबान की तरफ से। तो ऐसे में हमारा इवैक्यूएशन जो प्रोसेस है आगे कैसे चलेगा, इस पर भी सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, इसी पर सभी की नजरें हैं कि भारत के इवैक्यूएशन प्रोसेस पर इसका कितना असर होगा, क्योंकि अभी इवैक्यूएशन प्रोसेस पर जो अपडेट भारत सरकार की तरफ से सामने आ रहा था वो यही है कि अभी इसमें ढील बरती जाएगी। और ये तस्वीरें आप देखें किस तरीके से चीख पुकार वहां पर मची, वहां पर कई लाशें भी देखी गई काबुल एयरपोर्ट पर जिनकी मौके पर ही मौत हुई। हालांकि बहुत से ऐसे लोग थे जो कि बुरी तरीके से जख्मी पाए गए, उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया हो, सरकार का गठन नहीं हुआ है। और ऐसे में इस बम धमाके की जिम्मेदारी लेने वाला कौन है, इन लोगों तक मदद पहुंचाने वाला कौन है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सरकार थी वो पूरी तरीके से तहस नहस तालिबान के कब्जे के बाद से हो गई है। खुद राष्ट्रपति अशरफ गनी जो कि देश छोड़कर दूसरे देश जा चुके हैं, शरण ले चुके हैं, कैबिनेट वहां की पूरी बिखर चुकी है। तो ऐसे में इन लोगों की सुनने वाला, इन पर नजर रखने वाला कौन है, इसी पर सभी की नजरें टिकी हुई है। अमित पांडे जो कि हमारे सहयोगी हैं लगातार हमारे साथ मौजूद है इसी बड़ी खबर पर, जो कि अपडेट हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमित, सवाल यही है कि ये जो बेबसी, ये जो लाचारी अब इन लोगों की देखने को मिल रही है, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से लोग रोते बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत अब यहाँ पर ये हो जाती है कि इनकी मदद अब किस तरीके से की जाएगी। हालांकि जिम्मेदारी तो तालिबान की बनती है, लेकिन क्या तालिबान इसकी जिम्मेदारी लेता हुआ दिखेगा, क्योंकि सरकार का गठन तो नहीं हुआ अभी। जी देखिए, तालिबान इसकी जिम्मेदारी लेता हुआ दिखना उसको पड़ेगा, और उसका जो पहला बयान था सामने आया था वो उसका एक एग्जाम्पल था। लेकिन इस जिम्मेदारी लेते हुए उसके बाद अदा कितनी जिम्मेदारी कर रहा है ये बड़ा सवाल है। अभी तक 10 दिनों में ये होता हुआ नहीं दिखा। आज 3 अहम डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो आज जितने भी अफगान नागरिक हैं उनको छोड़ने से मना कर दिया, दूसरा हामिद करजई समेत जो बड़े नेता हैं उनको नजरबंद कर दिया गया, और तीसरा काबुल एयरपोर्ट पर यह धमाका होता है। तो तीनों चीजें ऐसी हैं जिससे तालिबान अपने वादे से मुकरता हुआ दिख रहा है। तो घोषणा बड़ी बड़ी तालिबान की ओर से की जा रही कि उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, ऐसी बातें की, लेकिन जमीन पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। और एक बार फिर यहाँ पर जो पूरी की पूरी आतंकी घटना है ये इशारा करती है, साबित भी करती है कि कैसे अब काबुल, गजनी अन्य जो प्रांत हैं वो किस तरीके से आतंकियों के लिए, हम अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीडिंग ग्राउंड, या कहने से पनपने की जो उपयुक्त जगह बनते जा रहे हैं। और जिस तरीके की ये व्यवस्था अभी यहाँ पर तालिबान के लड़ाकों की ने दिखाने की कोशिश की है उससे तो नहीं लगता कि स्थिति अभी। अमित, आपको रोकना चाहेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट कटोच हमारे साथ मौजूद है। कटोच जी, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जो मौजूदा स्थिति अफगानिस्तान में बनी हुई है इसको देखकर आपको क्या लगता है, ये बम धमाके किसने किए हैं, क्योंकि शक तो आईएसआईएस पर जा रहा है। देखिए रितिका जी, मेरे अपने ख्याल से ये आईएसआईएस का ही है। और क्योंकि ये इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, ये जितने भी गुट हैं ये सब अफगानिस्तान तालिबान के साथ मिले हुए हैं।
तो और इनके ऊपर अफगान तालिबान का कोई कंट्रोल नहीं है, बेशक वो कोई भी बात कहे। इसके अलावा जो पाकिस्तान के भी ग्रुप्स हैं जैसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी अफगान तालिबान के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये बॉम्ब ब्लास्ट जो है ये मुझे लगता है ये इस्लामिक स्टेट का ही काम है। रितिका जी। कटोच जी, लेकिन अब इस धमाके की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में सरकार नहीं है। तालिबान लगातार ये कह रहा है कि देखिए 30 साल पहले जो तालिबान था वो अब हम नहीं है। आम माफी देने की लगातार बात वो करता रहा है। तो आपको लगता है कि लोगों को अब मदद तालिबान पहुंचाएगा? नहीं रितिका जी, सीधी बात है, ये जो जिम्मेवारी है ये सीधी ये अमेरिका की जिम्मेवारी है, यूनाइटेड स्टेट्स की है, क्योंकि उन्होंने पिछले साल तालिबान के साथ डील किया था और उस डील में जो उस समय की अफगान सरकार है उसको वो बीच में नहीं लाए। तो ये डायरेक्ट डीलिंग हुई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अफगान तालिबान के साथ, और ये दोहा में हुई। तो जो भी उन्होंने आपस में एग्रीमेंट साइन किया है, ये उस एग्रीमेंट की जिम्मेवारी मुझे लगता है ये यूनाइटेड स्टेट्स की है। और अभी जिस प्रकार से ये लोग अभी अफगानिस्तान से अभी निकले हैं, और जिस प्रकार से अफगान तालिबान इतनी तेजी से के साथ पूरे इलाके को कब्जा कर गया है, ये भी मैं समझता हूँ एक अमेरिका की तरफ से इंटेलिजेंस फेलियर था। और या ये भी कह सकते हैं उनको मालूम था कि ये होने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया। तो जिम्मेवारी से अमेरिका हट नहीं सकता है, नेटो हट नहीं लेकिन सकती है। सर अमेरिका तो लगातार अपने लोगों को चेता रहा था कि आप काबुल एयरपोर्ट से दूर रहिए, और जब तालिबान अमेरिका को दखल देने से रोक रहा है तो फिर तालिबान का फेलियर अमेरिका का फेलियर कैसे हुआ? कैसे उसकी जिम्मेदारी बनती है फिर? जिम्मेवारी तो उसकी शुरुआत से बनती है, पिछले साल से बनती थी कि जिस प्रकार से उन्होंने तालिबान के साथ डीलिंग किया है। तो मैं जिम्मेवारी तो शुरुआत तो वहां से हुई ना। ये आज की बात नहीं है। आज का जो बॉम्ब धमाका है इसकी शुरुआत तो 1 साल पहले हुई। तो आप ये नहीं कह सकते कि आज की हालात में देखिए कौन जिम्मेवार है। इस हालत को इस स्थिति पर लाने के लिए मैं समझता हूँ उसके लिए अमेरिका जिम्मेवार है। लेकिन जहां तक तालिबान की बात है, अफगान तालिबान, इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा, ये तीनों एक साथ मिले हुए हैं। तो ये कहना कि किसने किया है, ये मैं समझता हूँ, ये जहां तक मेरा अपना ख्याल है या अगर मैंने अपनी राय लेनी है तो मेरे अपने ख्याल से ये तीनों जिम्मेवार हैं। ये तीनों जिम्मेवार हैं। लेकिन आप देखोगे कुछ दिनों में इस्लामिक स्टेट इसको क्लेम करेगा कि बॉम्ब का धमाका। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ISIS और तालिबान ने मिलकर ये साजिश रची हो। ये बिल्कुल सही है। इस्लामिक स्टेट और अफगान तालिबान ने ही ये साजिश रची है। और अभी अफगान तालिबान बोलेगा हमने नहीं किया, इस्लामिक स्टेट बोलेगा हमने नहीं किया, और अल-कायदा बोलेगा हमने नहीं किया। तो किया किसने फिर? अमेरिका थोड़ी करेगा ये, या भारत की सेना थोड़ी करेगी। तो ये करेंगे तो ये टेररिस्ट ग्रुप्स ही हैं। तो ये जो स्थिति है अफगानिस्तान की, ये मैं समझता हूँ बहुत नाजुक है, और दिन ब दिन ये अभी बिगड़ती जाएगी। अभी तो बहुत दिन है, अभी तो आज तो 26 तारीख है, 31 तारीख तक अभी क्या होने वाला है ये हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन स्थिति मुझे अपने सोच विचार से और बिगड़ती जाएगी। और इसकी अगर आप जिम्मेवारी की ही बात करनी है तो ये जो उनका पुराना प्रेसिडेंट था अफगानिस्तान का, घानी साहब, मैं कहता हूँ जिम्मेवारी उनकी भी है। जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप देनी थी उन्होंने दी नहीं। और अगर वो लीडरशिप देते तो तालिबान इतनी जल्दी आ नहीं सकता था। तो जो अफगानिस्तान सरकार की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसको मिस्टर घानी साहब प्रेसिडेंट थे, वो तो बिल्कुल फेल हो गए। कायरों की तरह वो भागा वहां से। और जो मिलिट्री लीडरशिप है टॉप लेवल पर, वो कोलैप्स हो गई। तो वे फौज कैसे लड़ेगी? तो अगर आप जिम्मेवारी देखेंगे, कई लोगों की जिम्मेवारी इसमें आती है। जो पुरानी अफगान सरकार है उसकी जिम्मेवार आती है, अमेरिका प्रेसिडेंट बाइडेन की आती है, जो उनके पहले प्रेसिडेंट है प्रेसिडेंट ट्रम्प की आती है। तो ये कई लोग इसके लिए जिम्मेवार है। पूरा नेटो भी आप देखिए तो वो भी जिम्मेवार है जिस प्रकार की अभी घटना हो रही है। लेकिन भुगतना पड़ रहा है अफगानिस्तान। जिम्मेदारी तो आपने कई देशों की गिना दी सर, लेकिन जिम्मेदारी लेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल अपने आप में बना हुआ है। और ये लोग जो वहां पर इस तरीके से मुश्किलात हालात में जी रहे हैं, जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और अब उनके ऊपर बम धमाके का ये कहर टूटा है, ये उम्मीद किससे लगाए? ये जहां तक अफगानिस्तान के लोग हैं, मैं समझता हूँ ये
भुगतना तो उनको पड़ रहा है और वो इनोसेंट लोग हैं। यूसी वो इस लड़ाई में हिस्सेदार नहीं थे, वो इनोसेंट लोग थे, वो तो चुपचाप अपना ही काम कर रहे थे। तो लड़ाई किसी और की थी। तालिबान जो है वो अपना इस्लामिक स्टेट वहां पर भारत में, ये अफगानिस्तान में शुरू करना चाहता है। अफगान सरकार की वो समझते थे कि ठीक है हम इसको निपट लेंगे, लेकिन जब मौका आया निपटने का वो तो कायरों की तरफ भागे। और ये मैं समझता हूँ कमजोरी उनकी थी, प्रेसिडेंट गानी की और जो उनके सीनियर मिलिट्री कमांडर्स है, ये उनकी कमजोरी थी, क्योंकि उनके पास इतनी ताकत थी कि वो तालिबान को हरा सकते थे। अभी आपने देखा है कि एक पंजशीर में क्या हो रहा है। पंजशीर में एक छोटा सा रेजिस्टेंस ग्रुप है और उसने तालिबान को आगे नहीं आने दिया। तो अगर वो कर सकते थे तो आप देखिए पूरी अफगानिस्तान आर्मी क्या कर सकती थी। यानी कि आपका मानना है कि अब अगर अमेरिका की सेना यहाँ पर डटी रहती तो तालिबान का राज नहीं होता, आज भी अफगानिस्तान की जो वर्तमान सरकार थी वो चलती रहती है और लोग वहां पर अमन शांति के साथ रह रहे होते। देखिए, अगर कम से कम अगर 1000-2000 आदमी भी 1-2 साल और रहते अफगानिस्तान में तो इसमें कोई प्रॉब्लम था नहीं। इससे ज्यादा सेना अमेरिका की जो है वो कई जगह पर है। तो ये कहना कि देखिए हमने 100% यहाँ से निकाल देने, ये तो मैं समझता हूँ ये तो गलती थी। और अगर वो ये कम से कम मिनिमम फोर्स रखते, 500 या 1000 लोग भी रखते तो इस प्रकार की स्थिति फिर आती नहीं। ये भी एक सच है और ये कड़वा सच है। लेकिन सर क्या आपको ये भी लगता है, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान से लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हर एक देश के विमान वहां पर पहुंच रहे हैं, इवैक्यूएशन प्रोसेस लगातार जारी है, अफगानिस्तान खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या एक डर पैदा करने की कोशिश है, इस इवैक्यूएशन प्रोसेस को रोकने की कोशिश है कि देखिए काबुल एयरपोर्ट पर धमाका कर दिया जाए तो बाकी देश डर जाएंगे और ऐसे में लोगों की फिर वतन वापसी नहीं होगी? नहीं, ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये इवैक्यूएशन प्रोसेस को इस प्रकार से रोकने की कोशिश है। ये मैं इसको इस प्रकार से समझता हूँ कि ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, अफगान तालिबान और ये इस्लामिक स्टेट, ये पूरे बाकी जो अपने अफगान है उनको ये बताना चाहता है कि देखिए अगर हम एयरपोर्ट के ऊपर कर सकते हैं तो तुमको तो हम वैसे निपट लेंगे। अमेरिका की सेना इस समय पर एयरपोर्ट पे है, तो उन्होंने बोला कि हम एयरपोर्ट में भी कर सकते हैं और जरूरी है तो जरूरत पड़ती है तो अमेरिकन के ऊपर भी हमला करेंगे। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेजिंग जारी है उनके अफगानिस्तान के लोगों को और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को भी कि अभी हमारी ताकत है, हमारी हुकूमत है, हम यहाँ पर शरिया लगाएंगे, हम यहाँ पर इस्लामिक स्टेट बनाएंगे और कोई हमको रोकने ना आए, ना तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। ये एक तरफ से मेरे ख्याल से उनकी भी पॉलिटिकल मैसेजिंग जारी है। सर अभी जो अमेरिका सेना है वो काबुल एयरपोर्ट के इंटीरियर एरिया पर है, काबुल एयरपोर्ट के बाहर फिर तालिबान का कब्जा शुरू हो जाता है, तो ऐसे में जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनके लिए मदद कौन कौन से देश पहुंचा सकते हैं, या आपको लगता है कि तालिबान ऐसा करने नहीं देगा? नहीं, देखिए अगर तो वो जो जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं, अगर वो तालिबान के साथ मिलकर कहते हैं कि हमारे ये नागरिक हैं और हम इनको आप इनको एयरपोर्ट तक आने दीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि तालिबान उनको रोकेगा। ये तो मेरा अपना ख्याल है कि जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनको मेरे नहीं ख्याल है कि तालिबान रोकेगा। वो तो कहेगा कि ठीक है आप जाना चाहते हो आप जाओ, क्योंकि इसमें तालिबान अगर उनको रोकेगा तो तालिबान को नुकसान होगा। सरकार तो अभी उनकी है तो ये उनको नुकसान होगा, लेकिन वो अपने आदमियों को जाने नहीं देगा, ये भी जरूरी है। सर तो वो आज चेक करेगा कि कौन है। हाँ जी हाँ। सर आज ही विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारत की जो भूमिका रहेगी अभी फिलहाल वॉच एंड वेट की स्थिति में रहेगी, ये पॉलिसी अभी भारत सरकार अपनाएगी। तो ऐसे में इस धमाके के बाद आपको लगता है कि यही पॉलिसी भारत सरकार अपनाए या फिर बदलाव हो सकता है? नहीं, ये जो वेट एंड वॉच पॉलिसी भारत की है, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल सही पॉलिसी है और इस धमाके के बाद भी यही पॉलिसी चलेगी। अभी आगे क्या होने वाला है ये हम कह नहीं सकते हैं क्योंकि सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, लेकिन ये वेट एंड वॉच पॉलिसी भारत की मैं समझता हूँ बहुत सही है। और सबसे अच्छा एक्शन भारत ने किया कि जितने भी हमारे जो जिस प्रकार से एयरलिफ्ट करके अपने लोग वापस लाए गए,
मैं जी समझता हूँ ये बहुत सर, ही आपको अच्छे रोकना तरीके चाहेंगे, से आपको रोकना किया है। चाहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, 23 लोगों की मौत की खबर है, 50 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, काबुल एयरपोर्ट पर जो 2 बम धमाके हुए हैं उसमें मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 लोगों की मौत हो चुकी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि धमाके के बाद अब गोलीबारी भी हुई है। फायरिंग की खबर भी सामने आ रही है कि काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग हुई है। जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल वहां पर मचा, भगदड़ मची, उसके बाद अब फायरिंग की खबर भी सामने आ रही है। एबी गेट पर विस्फोट के बाद फायरिंग हुई है। काबुल मीडिया की तरफ से ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। मौत के 23 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है। डिफेंस एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए धमाके के बाद अब फायरिंग की खबर, किस तरीके से अब कहर लोगों पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और चीख पुकार इस कदर है, तस्वीरें ऐसी आ रही है जो कि विचलित कर देने वाली है। यहाँ तक कि हम ब्लर तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं हालात कितने ज्यादा बेकाबू होते हुए अफगानिस्तान में। ये तो अगर देखिए इस बॉम्ब ब्लास्ट तो मैं समझ सकता हूँ कि एक उन्होंने एक बॉम्ब ब्लास्ट किया है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अगर वो फायरिंग कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये प्लान्ड ऑपरेशन है। जो वो बॉम्ब का धमाका करेंगे और उसके बाद फायरिंग करेंगे लोगों को मारने की। तो ये मैं समझता हूँ कि स्थिति बिल्कुल हाथ से बाहर निकलती जा रही है और यही दुख की बात है कि कैजुअलिटीज इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज हो चुकी हैं और मुझे ये डर लग रहा है कि हो सकता है ये कैजुअलिटीज और ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। ये तो सीधे तौर पर 20 साल पहले जो तालिबान नरसंहार करता था, अफगानिस्तान में कत्लेआम मचाता था, वही स्थिति, वही दौर लौटता हुआ अफगानिस्तान में। ये बिल्कुल, ये देखिए तालिबान में कोई फर्क नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये तालिबान 2.0 है, ये तालिबान 2.0 नहीं है, ये तालिबान 1.0 है, आगे वही चल रहा है। तो ये कहना कि ये इनकी सोच विचार में कोई बदलाव आया है या इनकी कोई बदलाव नहीं आया है। ये उसी प्रकार के टेररिस्ट है और ये उसी प्रकार के टेररिस्ट रहेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। ठीक है सर, आपके पास लौटूंगी। हमारे सहयोगी नीरज एक बार फिर से मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, देखिए कितना खौफनाक मंजर वहां पर है। पहले 2 बम धमाके होते हैं, फिर फायरिंग होती है और ऐसे में लोगों की सुनने वाला, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। हालात हम समझ सकते हैं कि क्या कुछ उन लोगों पर गुजर रही होगी। देखिए, फ्रीक्वेंट फायरिंग तो लगातार हो रही थी पिछले कई दिनों से। 15 अगस्त की घटना के बाद जब काबुल पे तालिबान का कब्जा हुआ, उसी दिन से फ्रीक्वेंट फायरिंग की घटनाएं हो रही थी। लेकिन अब जो अपडेट है, एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 से अधिक लोग, कैजुअलिटीज और मौत का आंकड़ा देखें, 23 की संख्या आपने अब से थोड़ी देर बताई कि लोगों की मौत हुई है, 100 से अधिक घायलों और मरने वालों की तादाद हो सकती है। तो कितना जबरदस्त धमाका रहा होगा, क्योंकि जहां ये धमाका हुआ है वहां काफी भीड़ भाड़ थे। एयरपोर्ट के आसपास का इलाका है और अमेरिका ने जो एडवाइजरी जारी की थी, आपको याद होगा, अबे गेट, ईस्ट गेट और नॉर्थ गेट। नॉर्थ गेट से ही अभी तमाम जो लोग हैं, जो जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं, वो नॉर्थ गेट से प्रवेश करते हैं। लेकिन अबे गेट और ईस्ट गेट जो है, वहां भी लोगों की भारी तादाद थी। हालांकि अमेरिका ने तमाम अपने लोगों को कहा था कि आप वहां से हट जाइए और अपने अपने ठिकाने पे चले जाइए, यानी जिस होटल में आप मौजूद थे। लेकिन अबे गेट के पास ये धमाका हुआ है, जो पहला धमाका हुआ था। दूसरा धमाका मैंने बताया कि एक वरुण होटल है, वहां से खबरें आई, 23 लोगों की मौत हो गई है। और अब से थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पूरे मामले पे नजर रखे हुए, व्हाइट हाउस की तरफ से उन्हें तमाम घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। और जो एक रिपोर्ट आई है उसमें यूएस के पर्सनल की भी मौत हुई है और कुछ सिविलियन की डेथ हुई है, जो इस हमले के शिकार हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, मैक्रोन ने कहा है कि फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं वो अब अफगानिस्तान छोड़ेंगे। अब तक उन्होंने छोड़ा नहीं था। वो पेरिस से तमाम जो ऑपरेशन है फ्रांस का भी, उसको अंजाम देंगे। तो इस तरह के तमाम हालात बदल रहे हैं। ब्रिटेन की सरकार अब से थोड़ी देर बाद एक बैठक करने वाली है काबुल में धमाके के बाद, क्योंकि इस घटना के बाद न सिर्फ भारत की बात करें, अमेरिका की बात करें, तमाम जो देश है उनको भी अब अपने लोगों को निकालना मुश्किल होगा। जो स्थानीय अस्पताल है, क्योंकि जो वहां के हालात है अभी 2 धमाके के बाद, बहुत अफरा तफरी का माहौल तो होता ही है इस तरह के धमाके के बाद। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्पताल की व्यवस्था लचर है। जो हालात हैं काबुल के, उसमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाना लोगों को मुश्किल हो रहा है। कई चेक पॉइंट्स, मैंने बताया कि कई चेक पॉइंट्स विभिन्न समूह के द्वारा बनाए गए हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन एक ऐसा मंजर है इस वक्त वहां का, और एक ऐसा भविष्य नजर आ रहा है तालिबान के हाथ में, जो अफगानिस्तान है आज के धमाके के बाद,
कि तालिबान भले दावा करे कि वो अपने आप को नया बताया अंतर्राष्ट्रीय में जग रही थी कि 20 साल बाद हो सकता है अफगानिस्तान बदला सा नजर आए। तालिबान का जो नरसंहार का हमेशा से ही इतिहास रहा है वो अब थोड़ा नर्म होता हुआ दिखाई दे, लेकिन जिस तरीके से अब स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, आप देखिए किस तरीके से अफगानिस्तान पर एक के बाद एक कहर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले तालिबान का राज और अब 2 बम धमाके हुए, जिसके बाद फायरिंग भी हुई है। हालांकि फायरिंग किसने की है इसको लेकर जानकारी अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस बीच डिफेंस एक्सपर्ट एसपी सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है। एसपी सिन्हा जी, ये जो मौजूदा स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि कुछ देर पहले सीरियल बम धमाके हुए हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे का हाथ किसका हो सकता है, किस पर अंदेशा? देखिए, मेरा अनुमान है कि इसमें तालिबान का हाथ है, क्योंकि जितना इवैक्यूएशन हो रहा है काबुल से, तो अमेरिकन हैं, हिंदुस्तानी हैं, बाकी देश के भी लोग हैं, तो एक आतंक का, भय का, डर का माहौल बनाने की प्रतिक्रिया है, ताकि लोग एयरपोर्ट ना आए और एयरपोर्ट से इवैक्यूएशन ना हो। क्योंकि जब तक हर एक विदेश के नागरिक यहाँ होंगे, तब तक वो देश कुछ ऐसा फैसला तालिबान के खिलाफ नहीं ले सकता है, क्योंकि उनके नागरिकों का जिंदगी का सवाल है। तो तालिबान जानता है कि जो ही हर एक विदेश के लोग इवैक्यूएट हो जाएंगे, चले जाएंगे, तब हर एक देश अपना रंग दिखाना शुरू करेगा। तब तालिबान बहुत कष्ट में आ जाएगा। चाहे आप रिकॉग्निशन की बात कीजिए या फाइनेंशियल सैंक्शन की बात कीजिए या यूनाइटेड नेशंस में मुद्दा उठाने की बात कीजिए, तो तालिबान धीरे धीरे घिरता जाएगा। तो उस संकट से निकलने के लिए तालिबान ऐसा हरकत करेगा और भय का माहौल बनाता रहेगा। बिल्कुल। लेकिन तो सर, जवाबदेही किसकी तय होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर सरकार का गठन हुआ नहीं है, कैबिनेट पूरी तरीके से बिखर चुकी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, तालिबान ये जिम्मेदारी लेगा इस बम धमाके की? तालिबान कभी जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि तालिबान एक आतंकी संगठन है। वो कहता कुछ है, करता कुछ है। वो कहता है कि हम नारी का सम्मान करेंगे, वो कहता है कि वेंदेता का रूप नहीं लिया जाएगा और गर्ल्स जो है वो स्कूल जा सकती हैं, सब काम कर सकती हैं। और जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है कि 12 साल से बड़ी लड़कियों का लिस्ट बन रहा है। तालिबानी ग्राउंड लेवल पे उनको किडनैप कर रहे हैं, जबरदस्ती निकाह कर रहे हैं, जबरदस्ती बलात्कार हो रहा है। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क है, ये समझने की जरूरत है। हाँ। तो ये आपको देखिए, लोग बोलते हैं तालिबान 2 इज डिफरेंट फ्रॉम तालिबान 1। वो ऐसे बकवास है सब। देखिए, किसी का भी डीएनए और चरित्र बदलता नहीं है। हाँ। जो जैसा रहता है वैसा ही रहता है। तो तालिबान का चरित्र हम जानते हैं। तो तालिबान अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता, वो अपनी आदत को बदल नहीं सकता। बिल्कुल। और उसका स्वरूप हम देख रहे हैं। जो 20 साल पहले तालिबान था वो तालिबान आज भी है। लेकिन सर, इससे पहले एक डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जवाबदेही तो कई देशों की बनती है, लेकिन प्रमुख तौर पर अमेरिका की बनती है। तो आपको लगता है कि अमेरिका की जवाबदेही है इसमें? देखिए, अमेरिका ने तो एक बहुत बड़ी गलती की है, स्ट्रेटेजिक मूव किया है। आप ये बताइए कि रातों रात चुपके चोर की तरह अफगानिस्तान छोड़ के चले गए। न प्रेसिडेंट घानी को पता था, एक्स प्रेसिडेंट घानी को पता था, न अफगान सेना को पता था। तो इस तरह से डर के पूछ दबा के भाग जाना, ये तो बहुत भारी स्ट्रेटजी गलती किया है। उसका जानते हैं उसका जो अमेरिका पे क्या असर पड़ेगा? 2 चीज। अमेरिका सुपर पावर वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन पे लोग को कन्विंस करना अब उसके लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो वर्ल्ड पावर नंबर 1 है, क्योंकि जो वर्ल्ड पावर नंबर 1 तालिबान से डर के भाग जाता है, वर्ल्ड पावर नंबर नहीं हो सकता है। दूसरा चीज कि अब देश सोचेंगे, ठीक है, अमेरिका एक विश्वसनीय एलाई नहीं हो सकता। और अब देखना होगा कि किस तरीके से बाकी देश मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आप देखिए, 20 लोगों की मौत की खबर है अभी तक काबुल एयरपोर्ट पर, जो सीरियल बम